तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि 2 सोनोमीटर वायर दिए गए हैं। एक वायर का जो लेंथ है ये दिया गया है हमें 1 मीटर, जबकि दूसरे वाले सोनोमीटर वायर का जो लेंथ है वो हमें फाइंड करना है। ठीक, जो पहला सोनोमीटर वायर है उसमें 4 kg वेट लटकाया गया है और दूसरे वाले सोनोमीटर वायर से 16 kg वेट लटकाया गया है। ठीक है, अब इसमें कहा जा सकता है कि बोथ वायर्स हैव सेम मटेरियल and same cross-sectional area. Same cross-sectional area. ठीक, what should be the length of second wire so that its second harmonic is equal to the fifth harmonic of first. The fifth harmonic of फर्स्ट। तो इसमें फर्स्ट रिफर किया गया है जो लेफ्ट वाला स्ट्रिंग है, जो वायर है सोनोमीटर वायर उसको, और जो सेकेंड रिफर किया गया है वो इस सोनोमीटर वायर को। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वायर या स्ट्रिंग अगर दोनों एंड पर फिक्स्ड हो तो उसमें जो फंडामेंटल मोड होता है, फंडामेंटल मोड में सिर्फ एक ही लूप बनता है ना, एक लूप बनता है फंडामेंटल मोड में, और फिर फर्स्ट ओवरटोन में इसके नंबर मल्टीप्लाई होते जाते हैं, एक नंबर से बढ़ते रहते हैं। जैसे फर्स्ट ओवरटोन में एक और बढ़ जाएगा, 2 लूप हो जाएंगे। ठीक, अच्छा सेकेंड ओवरटोन में एक और बढ़ जाएगा, 3 लूप हो जाएंगे। तो वैसे ही हार्मोनिक है, जो फंडामेंटल मोड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक में इसका डबल हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक में इसका ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले वायर में फिफ्थ हार्मोनिक आ गया। तो फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब हुआ कि इसमें 5 लूप बन रहे होंगे, है ना। अगर देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 5 लूप बनेंगे, 1 2 3, है ना। तो ये जो है कुल मिला के 5 लूप इसमें बन गए। और जो दूसरा वाला है सेकेंड वाले में सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, तो इसमें 2 लूप बनेंगे, है ना। ये जो लूप होगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो इस लूप की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है कितना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है 1/2L √f/μ। यहाँ पर कहेंगे तो 4G/μ। ये होता है फंडामेंटल का। अगर फिफ्थ हार्मोनिक की बात करेंगे तो इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 के जगह पर 5 रखना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया फॉर फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर के लिए ये हो गया। उस तरह से जो सेकेंड वायर है, सेकेंड वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड हार्मोनिक में है तो फंडामेंटल का होता है 1/2L
अंडर रूट टेंशन के जगह पर 16G बाई म्यू। ठीक है, लेकिन सेकेंड हार्मोनिक में इसका डबल होना चाहिए। तो फंडामेंटल मतलब फर्स्ट हार्मोनिक और सेकेंड हार्मोनिक का मतलब हुआ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो फर्स्ट वाला वायर है इसमें लेंथ हमें दिया गया है 1 मीटर और दूसरे वाले में जो लेंथ है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन कहा गया कि ये दोनों फ्रिक्वेंसी जो है वो इक्वल है, तो हम इनको क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर देंगे 5/2 अंडर रूट 4G बाई म्यू इज इक्वल टू 2/12 अंडर रूट 16G बाई म्यू। म्यू हमने दोनों में सेम लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों का मटेरियल सेम है। सेम मटेरियल तो डेंसिटी सेम रहेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो लीनियर डेंसिटी भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ से म्यू और यहाँ से म्यू कैंसिल, यहाँ से जी कैंसिल। तो इसका मतलब है कि इसको सोल्व करने पर जो लेंथ आएगा वो आएगा 0.8 मीटर, यानी कि लेंथ हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की जब हमें एनर्जी निकालनी होती है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ mv² कर देते हैं। लेकिन जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें लिक्विड की एनर्जी निकालनी हो तो जो लिक्विड है वो हमेशा इकट्ठा नहीं होता है, हमेशा एक साथ नहीं रहता है, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है। तो फ्लूइड की जो एनर्जी निकाली जाती है वो निकाली जाती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, है ना। उसी तरह से जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक मीडियम है और इस मीडियम में जो एनर्जी होती है वो पूरा एक साथ नहीं निकालते, उसमें क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी तरह से हम लोग इसमें यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है हाफ m इंटू Vp²। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, क्योंकि हमें तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ रो Vp², है ना। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पर भी K पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया हमने और एक यहाँ पर एक नया सिंबल दे दिया स्मॉल k। ठीक है, अच्छा, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो अपना इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू, वो लेते हैं a साइन ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है, तो पार्टिकल वेलोसिटी जो होगा डेल y बाई डेल t, है ना। तो डेल y बाई डेल t यहाँ से आएगा ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा t माइनस kx, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी जब हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ रो इंटू Vp², मतलब इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर, तो लिखेंगे रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, है ना। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ मतलब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने कहा था कि जो स्ट्रिंग होता है वो इलास्टिक मटेरियल होता है यहाँ पर, कि जब वेव चलता है तो उस स्ट्रिंग के लेंथ में इलोंगेशन होता है, और जब इलोंगेशन होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है, तो अब जो है हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग है उसका हम लोग शेप बनाते हैं, है ना। तो स्ट्रिंग वैसे तो हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन जब डिस्टरबेंस कोई पास करता है तो उसका शेप जो है वो ऐसा हो जाता है। ठीक, तो इसको सपोज ये है स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक एलिमेंट ले लिया हमने। इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो मान लेते हैं डेल्टा एल। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं डेल्टा एक्स, और वर्टिकल हाइट ले लेते हैं डेल्टा वाई। तो देखेंगे कि एक्चुअली में जो स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रिंग रहता है इनिशियली स्ट्रेट, है ना। स्ट्रिंग जो होता है वो पहले हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन जब वहाँ से डिस्टरबेंस क्रॉस करता है तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग में इलोंगेशन हो जाता है, और इलोंगेशन होने से जो है वो स्ट्रिंग का लेंथ पहले से बढ़ जाता है। तो देखेंगे जो डेल्टा एक्स है, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग होगा तो ये डेल्टा एक्स लेंथ इतना सा होगा, है ना। और ये लेंथ जब यहाँ वेव आया, जब यहाँ डिस्टरबेंस आया, तो ये लेंथ एक्सटेंड होकर के ऐसे डेल्टा एल बन गया, है ना। ये डेल्टा एक्स एक्सटेंड होकर के अब डेल्टा एल बन गया है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा एल में एक खास रिलेशन होगा। उस रिलेशन को हम लोग कह सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर का रूट, ऐसे कर सकते हैं। इसमें अगर डेल्टा एक्स को हम लोग कॉमन ले लें तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि अगर कहा जाए कि डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स 1 प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर पावर 1/2, ये रूट को पावर 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है ना। इसलिए ये जो थीटा है बहुत स्मॉल होता है, ये थीटा बहुत छोटा होता है, और इसलिए जो डेल्टा वाई होता है वो भी डेल्टा एक्स से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को स्मॉल मानते हुए हम लोग क्या करेंगे कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, बाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग में इलोंगेशन होगा, सो इलोंगेशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स, है ना। पहले इसका ओरिजिनल लेंथ था डेल्टा एक्स, अब ये इलोंगेट होकर के डेल्टा एल बन गया है। तो चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स,
इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन में से डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स निकालेंगे तो ये आएगा हाफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये स्ट्रिंग में इलोंगेशन हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, है ना, दैट विल बी इक्वल टू एफ इंटू इलोंगेशन दैट इज डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स, है ना। तो फोर्स कोई लगाया हमने जिसके कारण से स्ट्रिंग में इलोंगेशन हो गया, तो फोर्स और इलोंगेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इसको फिर से लिखेंगे, जो फोर्स होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू वी स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको लिखा जा सकता है म्यू इंटू वी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे इसको। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया म्यू वी स्क्वायर, है ना, इंटू म्यू वी का जो म्यू वी स्क्वायर जो है इस फोर्स के जगह पर रख दिया हमने, है ना, चूँकि जो वेव वेलोसिटी होता है वो होता है अंडर रूट एफ बाई म्यू। तो इसमें से एफ का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू वी स्क्वायर आएगा इंटू ये जो इलोंगेशन है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं, तो ये आएगा 1/2 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हाफ, म्यू को लिखा जा सकता है रो इंटू एरिया, है ना, इंटू वी स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आएगा हाफ रो वी स्क्वायर, इसमें आप देखेंगे कि एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये स्ट्रिंग का इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो एरिया इंटू डेल्टा एक्स को मैं देता हूँ वॉल्यूम इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो गया, ये हो गया स्लोप, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें निकालना था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो U बाई वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये आएगा हाफ रो वी स्क्वायर इंटू ये जो वॉल्यूम है वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए यहाँ पर, है ना, तो इंटू अब डेल वाई बाई डेल एक्स जो है ये स्लोप है, तो हमने एक इक्वेशन ले रखा है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इसमें से स्लोप निकालना हो तो स्लोप आएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है इसको हम लोग स्लोप कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो ये आ गया अपने पास जो है वो हो गया माइनस के इंटू ए के इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये जो है इस यहाँ पर इसका स्क्वायर है और इसलिए जो माइनस साइन है वो गायब हो जाएगा, तो कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो इंटू वी स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इसमें से जो टर्म आया वी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, है ना। तो फाइनली कह सकते हैं ये जो टर्म आया हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको अगर देखें, इसको हमने स्मॉल यू से डिनोट किया है। इसको देखें जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया और जो हमने ड्राइव किया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों एग्जैक्टली इक्वल आए हैं, है ना। ये देखेंगे हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना। ये भी आया है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एट एनी इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट हो गया टोटल एनर्जी का, लेकिन साथ में ये जो कंक्लूजन है ये कुछ रिजल्ट बताता है। ये बताता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक पार्टिकल है अपने मीन पोजीशन पर, ठीक है, ये मीन पोजीशन पर है, ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा एसएचएम करते हुए। ठीक है, तो जब मीन पोजीशन पर होता है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी मैक्सिमम होती है। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होती है और ये ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें देखा जाए तो एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही है। मीन पोजीशन पर सारा एनर्जी है, फुल एनर्जी है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी एनर्जी घटती जा रही है ना। एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी सारी एनर्जी गायब हो चुकी है। एनर्जी गायब होती है तो वापस नीचे आता है, लेकिन जैसे नीचे आने लगता है उसके पास एनर्जी बढ़ने लगती है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं है फिर भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना। तो इसका लॉजिक ये है कि जो वेव होता है उसमें एनर्जी जो है एक जगह रुकती नहीं है, वो क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है, प्रोपेगेट होती रहती है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ एनर्जी आती है, ठीक है, एनर्जी आती है तो ये पार्टिकल के पास मैक्सिमम एनर्जी है, लेकिन उसके वो एनर्जी थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है, चली जाती है एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी चली जाती है, फिर कोई दूसरा डिस्टरबेंस आता है जो इसको एनर्जी ला करके देता है। तो बार बार इस एलिमेंट को एनर्जी सप्लाई किया जाता है। इसके पास एनर्जी जो आती है वो रुकती नहीं है, किसी इंस्टेंट पर मैक्सिमम होती है, किसी इंस्टेंट पर सारी ज़ीरो हो जाती है, गायब हो जाती है, लेकिन फिर एक पल्स आता है जो इसको एनर्जी देता है, फिर वो भी एनर्जी चली जाती है, फिर दूसरा पल्स आता है एक और,
वो फिर से इसको एनर्जी देता है। तो इस तरह से इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती उस एलिमेंट के पास, लेकिन बार बार सप्लाई करके उसको कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है, इस तरह से कह सकते हैं, है ना, ताकि उसको SHM पार्टिकल जो है वो करता रहे।